Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. How are you guys? My name is Hidayatullah और आप देख रहे हैं हसन ऑनलाइन एजुकेशन। आज के जो हमारा लेक्चर है वो कैलकुलेशन ऑफ एटीपीज के हवाले से है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है जो कि कैलकुलेशन ऑफ एटीपीज के हवाले से है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि कैलकुलेशन ऑफ एटीपीज के हवाले से है। ये एटीपीज कहाँ से आते हैं? हमने ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल इनको डिटेल से पढ़ा है। तो ये जो एटीपीज की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ये वहां से आ रहा है। मतलब ये है कि ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल इन चीजों से ये एटीपीज आ रहे हैं। तो इसमें से फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं लाइक एनएडीएच, एफएडीएच। इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं कि एनएडीएच कितनी एटीपीज के बराबर होता है, एफएडीएच कितनी एटीपीज के बराबर होता है। इसकी कैलकुलेशन आज हम करेंगे। अगर हम ग्लाइकोलाइसिस में देखें तो ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास कितनी एटीपीज प्रोड्यूस होते थे? हमारे पास 4 नेट एटीपीज प्लस 2 एनएडीएच ये प्रोड्यूस होते थे। और अगर हम जब पायरुवेट को हम कन्वर्ट करते थे किस चीज में, एसिटाइल कोएंजाइम में, तो इसी दौरान हमारे पास कितनी एटीपीज प्रोड्यूस होते थे और कितनी एनएडीएच प्रोड्यूस होते थे। तो इसके दौरान जब हम कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट करते थे इनटू एसिटाइल कोएंजाइम तो इसके बीच में हमारे पास देयर इज नो एटीपी प्रोडक्शन। वहां पर एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होती है, अलबत्ता वहां पर हमारे पास एनएडीएच जो है वो 2 प्रोड्यूस होते थे, लेकिन 2 एटीपी जो है वो कंज्यूम भी होते थे। और ग्लाइकोलाइसिस में भी हमारे पास 2 एटीपीज कंज्यूम होते थे। अगर हम क्रेब्स साइकिल में देखें कि क्रेब्स साइकिल में हमारे पास टोटल कितनी एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं, तो देखिए क्रेब्स साइकिल में हमारे पास 2 एफईडीएच प्रोड्यूस होते थे, 2 एनएडीएच प्रोड्यूस होते थे और 2 एटीपीज जो है वो प्रोड्यूस होते थे। आज हम इन सब की कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास टोटल नेट एटीपीज कितने प्रोड्यूस होते थे। देखिए ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास 4 एटीपीज तो प्रोड्यूस होते थे, लेकिन 2 एनएडीएच प्रोड्यूस होते थे और 2 एनएडीएच बराबर है किस चीज के? 6 एटीपीज के। तो इसका मतलब क्या है कि 1 एनएडीएच is equal to 3 ATPs। तो 1 एनएडीएच हमारे पास 3 एटीपीज के बराबर है। तो जब हमारे पास 2 एनएडीएच प्रोड्यूस हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि ये 6 एटीपीज के बराबर है। और इसको जब हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो 4 + 6 हमारे पास कितने एटीपीज प्रोड्यूस हुए हैं? 10 एटीपीज प्रोड्यूस हुए हैं इन ग्लाइकोलाइसिस टोटल। और यहां पर हमारे पास 2 एटीपीज जो है वो कंज्यूम होते थे। इसी 2 एटीपीज को हम यहां से इस 10 से माइनस करेंगे। जब हम इसको 10 से माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट एटीपीज आते हैं 8 एटीपीज नेट हमारे पास रिमेनिंग रहता है। रिमेनिंग एटीपीज इज इक्वल टू 8 एटीपीज। ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास जो रिमेनिंग एटीपीज होते हैं या नेट एटीपीज जो बचते हैं वो हमारे पास 8 एटीपीज हैं। अब हम कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम करते हैं इसके बाद ग्लाइकोलाइसिस के बाद। इसी दौरान भी हमारे पास कुछ एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं या एनएडीएच प्रोड्यूस होते हैं। देखते हैं जब हम कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम करते हैं तो यहां पर हमारे पास देयर इज नो एटीपी प्रोडक्शन। यहां पर एटीपी किसी किस्म की एटीपी की प्रोडक्शन भी नहीं होती, अलबत्ता 2 एनएडीएच हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं। यहां पर क्या है? देयर इज नो एटीपी प्रोडक्शन एंड द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। जब हम पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पर हमारे पास देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी और यहां पर हमारे पास एटीपीज नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, अलबत्ता 2 एनएडीएच जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। देखिए कि 2 एनएडीएच कितने एटीपीज के बराबर है? हमने अभी स्टडी किया है कि 1 एनएडीएच इज इक्वल टू 1 NADH is equal to 3 ATPs। जब
1 NADH 3 ATPs के बराबर है। तो इसी निस्बत से हमारे पास ATPs कितने रहते हैं, मतलब यह है कि 2 NADH प्रोड्यूस हुए हैं, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 which is equal to 6 ATPs। और यहाँ पर हमारे पास 6 ATPs प्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ATPs कंज्यूम भी हो रहे हैं। जब हम पायरुवेट को एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 ATPs कंज्यूम हो रहे हैं। सो जो कंज्यूम ATPs है उसको हम टोटल ATPs से माइनस करेंगे। सो 6 ATPs मल्टीप्लाई 2 ATPs which is equal to 4 ATPs। तो यहाँ पर when we convert pyruvate into acetyl coenzyme then net ATP remains 4। so यहाँ पर हमारे पास कितनी ATPs रहते हैं, नेट ATPs जो हमारे पास रहते हैं 4 ATPs हैं। अब हम क्रेब्स साइकिल्स में देखते हैं कि क्रेब्स साइकिल्स में हमारे पास कितनी ATPs प्रोड्यूस हुए। सो आफ्टर दैट वी कैन कैलकुलेट दिस। सो क्रेब्स साइकिल्स में हमारे पास 2 ATPs जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं। और देखें ये हमारे पास 2 ATPs प्रोड्यूस हुए हैं। अगर हम FADH को देखें तो हमारे पास 2 FADH प्रोड्यूस हुए हैं और 1 FADH कितनी ATPs के बराबर है। सो यहाँ पर 1 FADH इज इक्वल टू 2 ATPs। यहाँ पर 1 FADH 2 ATPs के बराबर होता है। सो जब हमारे पास 2 FADH प्रोड्यूस हुए हैं, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4 ATPs। सो यहाँ पर हमारे पास FADH कितनी ATPs प्रोड्यूस कर रहा है, 4 ATPs प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम NADH को देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास 6 NADH जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है, 2 NADH नहीं 6 NADH। यहाँ पर जब हमारे पास 6 NADH प्रोड्यूस हो रहा है तो हमने अभी पढ़ा है कि 1 NADH 3 ATPs के बराबर होता है। जब यहाँ पर 6 NADH प्रोड्यूस हो रहा है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय ये हमारे पास 1 NADH 3 ATPs के बराबर होता है। सो 6 NADH मल्टीप्लाइड बाय 6 विच इज इक्वल टू 18 ATPs। और 2 ATPs जो प्रोड्यूस हो रहे हैं विच इज इक्वल टू 2 ATPs। सो क्रेब्स साइकिल में हमारे पास जो नेट ATPs आते हैं वो 24 आते हैं। तो इसको हम ऐड करेंगे 4 plus 18 which is equal to 22 and 22 plus 2 is equal to 24। सो क्रेब्स साइकिल में हमारे पास जो है वो 24 ATPs प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर जितनी ATPs प्रोड्यूस हुए हैं ग्लाइकोलाइसिस में एंड कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम में जितनी ATPs प्रोड्यूस हो रहे हैं, सो इसको हम अब ऐड करेंगे इन सब के जो क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस हो रहा है। सो क्रेब्स साइकिल में हमारे पास 24 ATPs प्रोड्यूस हो रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस में देखिए ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास कितनी ATPs प्रोड्यूस हो रहे थे, 8 ATPs हमारे पास रहते थे। सो यहाँ पर हम 8 ऐड करेंगे और साथ साथ अगर हम एसिटाइल को जब हम पायरुवेट को एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट करते थे तो इसी दौरान हमारे पास कितनी ATPs नेट ATPs रहते थे। सो यहाँ पर हमारे पास 4 नेट ATPs रहते हैं। सो अब ATPs फ्रॉम पायरुवेट इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम का मतलब यह है कि जब हम पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करते थे तो इसी दौरान हमारे पास जितनी ATPs प्रोड्यूस हो रहे थे उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सो इसकी एडिशन से हमारे पास आते हैं, मतलब है कि 24 plus 8 is equal to 32 and 32 plus 4 is equal to 36। सो यहाँ पर in this whole process of glycolysis conversion of pyruvate into the acetyl coenzyme और साथ साथ क्रेब्स साइकिल इन तीनों में हमारे पास जो है 36 नेट ATPs रहते थे। लेकिन यहाँ पर फिर एक कंट्रोवर्सी आती है, किस चीज की आती है, सम बुक्स राइट एट दैट कुछ बुक्स लिखते हैं कि हमारे पास जो है 30 to 32 ATPs प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्रॉम किस चीज से, फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कुछ बुक लिखते हैं कि हमारे पास 30 to 32 ATPs प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे पास कितने ATPs प्रोड्यूस हो रहे हैं 30 to 32। और ये जो हमने अभी कैलकुलेशन किया है ये भी ये नेट ATPs टोटल ATPs जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं 36, ये फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ये भी 36 ATPs हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से जो है ये
प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन सम बुक्स लिखते हैं, कुछ बुक्स ने लिखा है कि हमारे पास जो है वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 30 to 32 एटीपी जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन फिर ये किस बुनियाद पर ये कह रहे हैं? क्यों ये इसी बुनियाद पर कह रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या लिया है कि 1 FADH is equal to 2 ATPs while 1 NADH is equal to 3 ATPs हमने ये लिखा है। लेकिन जिन बुक्स ने ये लिखा है कि 30 to 32 ATPs प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो लिखते हैं कि 1 NADH is equal to 2.5 ATPs and 1 FADH is equal to 1.5 ATPs। क्या लिख रहा है कि जो जिन बुक्स ने ये लिखा है कि हमारे पास 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 30 to 32 एटीपीज दे रहे हैं, तो उन्होंने फिर यही लिखा है कि 1 NADH जो है वो हमारे पास 2.5 एटीपीज के बराबर होता है एंड 1 FADH जो है वो हमारे पास 1.5 एटीपीज के बराबर होता है। अगर इसी बुनियाद पर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास जो है नेट एटीपीज जो है वो 30 to 32 एटीपीज आएंगे। क्लियर? जिन बुक्स ने लिखा है कि हमारे पास 30 to 32 एटीपीज आ रहे हैं फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के मेटाबॉलिज्म से हमारे पास 30 to 32 एटीपीज आ रहे हैं, तो उन बुक्स ने फिर लिखा है कि 1 NADH हमारे पास बराबर है 2.5 एटीपीज के और 1 FADH हम बराबर है हमारे पास 1.5 एटीपीज के। अगर इसी बुनियाद पर हम कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए हमारे पास जो है ग्लाइकोलाइसिस में कितने NADH प्रोड्यूस हो रहे थे? 2 NADH प्रोड्यूस हो रहे थे। तो इसी हवाले से जब 2 NADH प्रोड्यूस हो रहे थे तो ये इज इक्वल टू 5 ATPs 5 ATPs ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस में 5 ATPs के बराबर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 ATPs प्रोड्यूस हो रहा है। जब हम कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू एसीटाइल को एंजाइम करते थे, जब 2 पायरुवेट यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमारे पास कितनी ATPs आएंगे? 5 ATPs। और यहाँ पर हमारे पास कितने NADH प्रोड्यूस हो रहे थे? 6 NADH प्रोड्यूस होते। जब हम 6 को 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास आते हैं 15 ATPs। यहाँ पर हमारे पास 15 ATPs आ रहे हैं। तो अब देखें 15 ATPs आ रहे हैं और यहां पर हमारे पास कितने FADH प्रोड्यूस हो रहे हैं? 2 FADH प्रोड्यूस हो रहा है और ये 2 FADH जो है यह हमारे पास 3 के बराबर होते हैं, बिकॉज 1 FADH इज इक्वल टू 1.5 ATPs। सो जब ये 1 ATPs हमारे पास वो जो है 1.5 ATPs के बराबर होता है, तो हमारे पास 2 FADH प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो FADH इज इक्वल टू 3 ATPs। तो यहां पर हमारे पास कितने ATPs प्रोड्यूस हो रहे हैं? 3 ATPs प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब 3 को हम यहां पर ऐड करते हैं और हमारे पास टोटल ATPs कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATPs। यहां पर ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास 4 ATPs प्रोड्यूस हो रहे थे। यहां पर देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ ATPs और यहां पर जो हमारे पास ATPs प्रोड्यूस हो रहे थे वो 2 ATPs प्रोड्यूस हो रहे थे। सो 2 + 4 which is equal to 6। so 6 ATPs जो है हमारे पास ये इस तरह प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब हम इन सब को जब ऐड करते हैं तो 5 + 5 10, 10 + 15 is equal to 25, 25 + 3 is equal to 28, 28 + 6 which is equal to 34। तो यहाँ पर हमारे पास 34 ATPs आते हैं, नेट ATPs 34 ATPs। और हमारे पास कंज्यूम कितने ATPs हो रहे थे? यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास 2 ATPs कंज्यूम हो रहे थे और जो है हम जब कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू एसीटाइल को एंजाइम करते थे तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 ATPs जो है वो कंज्यूम हो रहे थे। सो अब 2 + 2 जो कंज्यूम्ड इसी ATPs है, कंज्यूम्ड ATPs कितनी है? 2 + 2 is equal to 4। अब इसी 4 ATPs को हमारे पास 4 ATPs कंज्यूम्ड हो रहे थे। सो 34 - 4 which is equal to
30 ATPs। अगर हम इसी बुक्स की बात करें जो कहता है कि 1 NADH बराबर है 2.5 ATPs के और 1 FADH बराबर है 1.5 ATPs के, तो इसी हवाले से हमारे पास 30 ATPs जो है वो नेट ATPs रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ ATPs। अगर इसी टॉपिक्स में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू। और कल का जो हमारा लेक्चर है वो कल का हमारा लेक्चर जो है वो यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज के हवाले से होगा, जो हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। सो थैंक यू।